हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट कर रहे हैं 12th के फिजिक्स का न्यू बैच। ओके, जिसमें स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। टॉपिक आज बताएंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इससे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से इनमें जो मेन पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए करनी क्या है आप लोगों को कि आप लोग पढ़ते चलें और स्क्रीन को रोक करके आप नोट्स भी बनाते चलें। नोट्स तो आप पीडीएफ में भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन वो आपके लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। यदि आप अच्छे से अपने से नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओके, तो कोशिश करें कि खुद से नोट्स बनावें, टॉपिक पढ़ें, टॉपिक पढ़ करके खुद से नोट्स बनावें, शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनावें, जो कि आगे चल करके रिवीजन करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, ये चैप्टर है फर्स्ट। लेकिन क्या क्या होता है 12th के सिलेबस में, क्या क्या बातें होती है, कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए 12th की जो फिजिक्स है उसमें 3 पार्टों में पढ़ना है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा है ऑप्टिक्स और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। यानी आपको ये 3 पार्ट बटा हुआ है और ये 3 पार्ट में आपको पढ़नी है, ठीक है। लेकिन इन 3 पार्ट में 3 पार्ट्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे उसकी बात करेंगे। फिर हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी बताया कि ये पढ़ना है, उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे वो टॉपिक चलेगा। ओके, तो सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है जरा इसको देख लिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों जो चैप्टर हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। फिर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये तीनों को मिला देते हैं तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, मतलब ब्रांच, ठीक है, फिजिक्स का। अब देखिए इसके बाद आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर मैं बात करूं कि ये जो आपने देखा यहां से लेके यहां तक, ये एक पार्ट हुआ फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर देखिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स, ये आपका हुआ सेकेंड पार्ट, जो कि क्या है, ऑप्टिक्स है, जिसमें 2 पार्ट पढ़नी है। रे ऑप्टिक्स जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, और एक है सेकेंड वेव ऑप्टिक्स जिसमें वेव नेचर पढ़नी है। फिर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एट मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जिसमें मटेरियल्स पढ़ना है, डिवाइस पढ़ना है और सिंपल सर्किट पढ़ना है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़नी है। तो यहां से यहां तक ये जो पढ़ना है ये थर्ड पार्ट है, यानी 3 पार्ट में इतना चैप्टर्स पढ़नी है। ओके, जिसमें से कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बिहार बोर्ड में रहने दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड से इसको रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें हर टॉपिक में ये भी बताते जाएंगे कि कौन कौन से किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन जो है से आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी टॉपिक में बताने के टाइम डिस्कस भी करते चलेंगे। ओके, तो देखिए आगे बढ़ता हूँ। लेकिन देखिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, जिसमें कुछ बेसिक बातें हैं, उस बेसिक बात को समझना जरूरी है, याद रखनी जरूरी है। जैसे देखिए यहां पर बता दूं कि कोई भी मटेरियल मोलेकुल से बना हुआ है, मोलेकुल एटम से बना हुआ है। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इसकी चार्ज जाननी है
और मास जाननी है, जो आपको आगे चल करके यूज आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी चार्ज नेगेटिव होती है। इसकी चार्ज क्या होती है? नेगेटिव होती है। और इसका अमाउंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये हो गया चार्ज का अमाउंट। नेचर पूछा जाएगा तो इसका नेचर कैसा है? तो नेगेटिव है। ओके, फिर देखिए इसका मास पूछा जाएगा तो इसका मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की स्टोरी। अब आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है। ओके, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अमाउंट के इक्वल होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। फिर देखिए इसकी मास कितना होती है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यानी इलेक्ट्रॉन से इसका मास बहुत अधिक होता है। हो गया ये। अब आगे बढ़ता हूं। दो पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है जो कि इसका चार्ज 0 होता है, यानी ये न्यूट्रल है। इसका अमाउंट चार्ज का पूछा जाएगा तो पहले बता चुके हैं 0 है, न्यूट्रल है। इसकी जो मास है वो प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स होता है, यानी इसका भी मास जो है देखो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ओके, ये हो गया। अब आता है इन तीनों के अलावे एक अल्फा पार्टिकल आता है। देखो अल्फा है, सिंबल ए, अल्फा पार्टिकल लेता हूं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम आयन, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ओके, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज होगा, यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा। ओके, तो इसकी चार्ज बोला जाए तो 2 प्रोटॉन का चार्ज। तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? देखो एक प्रोटॉन का चार्ज इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, लेकिन कैसा? तो ये पॉजिटिव। कैसा नेचर का? तो ये होगा पॉजिटिव नेचर का। और इसकी मास की बात की जाए तो इसकी मास क्या होगा? इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, यानी 4 प्रोटॉन या तो 4 न्यूट्रॉन बोल सकते हो, मास के इक्वल होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आपस में इक्वल होता है। तो ऐसे लिख सकते हो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, अप्रॉक्स लिख सकते हो 4 प्रोटॉन का मास। ओके, तो ये है चार्ज पार्टिकल जिसका हमें यूज आएगा। आगे बढ़ो। ओके, हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे, जिसका नाम मैंने रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। रेस्ट में रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज तब क्या होती है ना, मोशन में होता है तब क्या होता है, एक्सेलरेट करता है या तो रिटार्ड करता है इलेक्ट्रिक चार्ज तब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी सिंपल में बोलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हीरो बना हुआ है कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट पार्ट पढ़नी है, फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है या मोशन में होता है तो क्या उसकी इफेक्ट होती है, उसी के बारे में स्टडी करनी है। तो वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट में, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या इफेक्ट उससे एसोसिएटेड होगी, क्या क्या क्रिएट होगी, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सेकेंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फ्लो करेगा जब चार्ज, ग्रुप में जाएगा जब चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा वो ब्रांच। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट में आता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट। ओके, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वही क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिज्म। ओके, जिसमें मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हवा आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, लेकिन मूव करेगा कैसा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के साथ, या तो एक्सेलरेट करेगा या तो फिर रिटार्ड करेगा। ओके, तो सिंपल में यहां समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमें दो चीज़ों की जानकारी देती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक मैग्नेटिक फील्ड की। यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और किस केस में मैग्नेटिक फील्ड, इस पे ज़रा गौर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया और ये चार्ज क्या चीज़ में है, रेस्ट में है। ओके, तो यदि ये रेस्ट में रहेगा तो अपने सराउंडिंग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो। डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कुछ है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जीरो होगी, मतलब जो चार्ज क्या चीज में है, रेस्ट में है, वो अपने सराउंडिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ओके, हाँ, अब देखो एक हो गया। अब इसका दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। ये चार्ज है और ये मोशन करने लगा, किससे, v वेलोसिटी से, लेकिन v कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स है, जा रहा है सो जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, तब अपने सराउंडिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी यदि मोशन में आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है चार्ज, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। यानी जो चार्ज मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। थर्ड केस आता है कि यदि चार्ज पार्टिकल मोशन में है, बट उसकी जो मोशन है वो बताया जा रहा है कि वेलोसिटी या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। ऐसा तो भी हो सकता है, हमेशा तो कांस्टेंट रह नहीं सकता है। तो इस केस में देखिए ये है क्यू चार्ज और ये मोशन कर रहा है, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसा है, तो यहाँ पे वेरिएबल है, यानी वेरिएबल रहेगा
तो एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। यानी अभी या तो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव में या तो फिर नेगेटिव में, लेकिन 0 नहीं है। यानी एक्सेलरेट कर रहा है या तो रिटार्ड कर रहा है, कौन, चार्ज पार्टिकल। तो उस केस में क्या होती है, इस पे फोकस करेंगे। देखो मोशन में है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन विथ रेडिएशन एनर्जी। किसके साथ, तो रेडिएशन एनर्जी के साथ। ओके, यानी यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यदि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या तो रिटार्ड कर रहा है या तो ओसिलेट कर रहा है, क्योंकि ओसिलेशन में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों होती है, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और साथ में रेडिएशन एनर्जी होती है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। इसका नोट्स अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मेन हीरो है उस पे हम लोग अब बातें करेंगे। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। इसका एक प्रकार का हिस्ट्री रहा है, ठीक है, लेकिन उतना हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट ये क्या होता है, क्या क्या ये क्रिएट करता है, क्या क्या इसकी इफेक्ट होती है, क्या फिनोमेना होती है, इस पे हम लोग बात करेंगे जिससे सवाल पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिस्कवरी है वो थेल्स नेम के फिलोसोफर ने की 600 BC में, ठीक है। ये एक प्रकार की उन्होंने बताया कि बॉडी की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, तो बॉडी की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करता है, ठीक है, क्रिएट करता है, एसोसिएटेड होती है इसका। ओके, तो एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है कि इस प्रॉपर्टी को आने से वो क्या करता है कि किसी भी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, एक प्रकार की फोर्स अप्लाई करती है। देख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एक प्रकार की ये क्या है, तो यहां पर प्रॉपर्टी है। ओके, जरा इसके बारे में और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बातें होती है इसका। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। पूछा जाएगा क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखो स्केलर क्वांटिटी, इसके बाद इसका एसआई यूनिट पूछा जाएगा, इसका एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट कूलॉम्ब होता है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। ओके, और ये होता है 1 कूलॉम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, किसका वैल्यू, 1 कूलॉम्ब की। इसके बाद इसका डायमेंशन लेता हूं, इसका डायमेंशन देखिए, एम्पियर सेकेंड है तो एम्पियर के लिए ए होगा, टाइम के लिए टी होगा, तो इसका डायमेंशन 80 होगा। ओके, अब देखिए इसका एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट होता है जिसको बोलते हैं एम्पियर इंटू आवर। ओके, एम्पियर आवर बोलते हैं इसको।
और यहां पर लिख दूं 1 एम्पियर आवर, तो 1 एम्पियर, एम्पियर के जगह पे 1 कूलॉम पर सेकेंड इंटू 1 आवर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 कूलॉम, यानी 1 एम्पियर आवर मतलब होता है 3600 कूलॉम। ओके, अब देखिए इसके बाद इसका एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है, और ये लार्जेस्ट यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग फैराडे, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट जो क्या है, फैराडे है, ठीक है, और ये होता है 1 फैराडे, इज इक्वल टू 96,500 कूलॉम, 96,500 कूलॉम, यानी इसकी ये कुछ विशेष बातें हो गई। अब आगे बढ़ता हूं, इसमें इसकी सीजीएस यूनिट होती है जिसको बोलते हैं अस्टैट कूलॉम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट पूछा जाएगा तो बोलना है अस्टैट कूलॉम होती है, ठीक है। यानी सीजीएस यूनिट क्या होता है, अस्टैट कूलॉम, अस्टैट कूलॉम, इसको बोलते हैं 1 ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या तो इसी को बोलते हैं 1 फ्रैंकलिन। ओके, तो अस्टैट कूलॉम या तो 1 ESU या तो 1 फ्रैंकलिन, ठीक है। अब देखिए 1 ESU यानी 1 अस्टैट कूलॉम की वैल्यू देखोगे तो यहां पर देखिए 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, तो यहां से 1 अस्टैट कूलॉम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट जिसको यहां पर बोलते हैं 1 AB कूलॉम, यानी 1 एब्सोल्यूट कूलॉम, इसको बोलते हैं 1 एब्सोल्यूट कूलॉम या तो 1 AB कूलॉम, तो इसकी वैल्यू होती, इसको बोलते हैं 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की वैल्यू 1 AB कूलॉम यानी 1 एब्सोल्यूट कूलॉम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से 1 AB कूलॉम मतलब होता है यहां पे 10 कूलॉम, इसकी वैल्यू होती है यहां पे 10 कूलॉम। ओके, तो ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अब देख लो यहां पे एक बात और बता दूं, जैसे देखो ये हो गया AB कूलॉम आ तो 1 EMU, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलॉम, तो 10 कूलॉम यानी 10 × 1 कूलॉम लिखो, 10 × 1 कूलॉम, 1 कूलॉम की वैल्यू यहां पे लाओ तो 3 × 10⁹ ESU, यानी इसको लिखोगे 3 × 10⁻10 ESU, ओके, यानी 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU होता है, ओके। तो ये रहा आपका यहां पर मैटर। आगे बढ़ता हूं, देखो अब आता है कि यहां पे मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, उसकी रिलेटेड मैंने बातें बताया। अब यहां पे आता है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करें, ओके। तो यहां पे 3 मेथड है। फर्स्ट है आप रब कीजिए, रगड़िए एक दूसरे बॉडी के साथ। सेकेंड है बाई कंडक्शन, थर्ड है बाई इंडक्शन,
इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि ये तीनों होता कैसे है, कैसे चार्ज हो जाता है रब करने से, कैसे चार्ज हो जाता है कंडक्शन से, कैसे चार्ज होता है इंडक्शन से, है ना, कोई भी बॉडी। तो इसकी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट बाय रबिंग है। तो रबिंग को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लें कि कोई भी बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइज्ड होती है। मतलब वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसके पास चार्ज है, बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब बात यहाँ पे आता है कि कैसे है। ठीक है, तो देखिए किसी भी बॉडी की बात करो तो उसके मोलेकुल के बारे में सोचेंगे, किसी के मोलेकुल के बारे में सोचो तो उसके एटम के बारे में बात करेंगे, किसी के एटम के बारे में सोचो तो उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रेजेंट उसके बारे में सोचेंगे। तो डायरेक्टली बोले कि एटम से चलिए, ठीक है, क्योंकि एटम ही सब, एटम से ही बना है बॉडी। ठीक है, तो एटम मान लो एक बॉडी लिया मैंने सोडियम का, और सोडियम का जो बॉडी लिया उसके एक एटम पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, सोडियम का एक एटम लिया मैंने Na। ओके, तो सोडियम का एक एटम यानी सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। ओके, यानी सोडियम में जो 11 हुआ एटॉमिक नंबर, यानी 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। और मैं पहले बता रखा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। जितना अमाउंट इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज का, उतना ही अमाउंट प्रोटॉन का होता है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन का है उतना एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। ये तो बात पक्का है। अब देखिए इसमें सोडियम के एक एटम में अब क्या हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो 11, प्रोटॉन पूछा जाएगा तो 11। न्यूट्रॉन को तो चार्ज से मतलब ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। ओके, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मान लो -e, क्या मान लो, -e। एक प्रोटॉन का चार्ज मान लो +e। ओके, और दोनों का अमाउंट तो आपस में बराबर है। और इस E का वैल्यू की बात करें तो E का जो अमाउंट है वो कितना है दोनों के लिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। यही तो है। ओके, अब देखिए तो इस सोडियम के बारे में सोचें तो कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन यानी -11e, 11 प्रोटॉन तो +11e। दोनों को अब ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अभी 0 होगा। यानी अभी जो सोडियम एटम है वो न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, दो जितना मतलब नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का अलजेब्रिक सम 0 आ गया। ओके, अब है कि यदि इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम जाए, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाए, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, पॉजिटिविटी आ गया। यदि इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा हो गया इसका मतलब है कि नेगेटिव ज्यादा हो गया, यानी नेगेटिव शो करने लगा। इसका मतलब हुआ यहां पर कि चार्ज दो तरीके की होती है ना। वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर करने पर। यदि दोनों आपस में बराबर है तो वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उस पर, नेट चार्ज। और यदि प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया कंपेयर करने पे तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां पर हो गया कि ऐसे पूछा जाएगा क्या किसी बॉडी के पास चार्ज है, तो हाँ है, बट क्या है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, लेकिन चार्ज है। नेट चार्ज पूछा जाएगा तो बोलना है ऐसे सिंपल में 0 होता है। अब बात रही कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कंपेयर कर रहे हैं तो अभी तो इक्वल है, लेकिन बढ़ कौन सकता है, घट कौन सकता है।
मैटर यहाँ पे ये है। तो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, मतलब इंक्रीज होगा, या तो डिक्रीज होगा, प्रोटॉन फिक्स रहेगा। क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है? सोडियम के न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, तो मान लो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन खिसक निकल गया, बाहर निकल गया, तो अब क्या होगा? Na, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा? 10, प्रोटॉन कितना बचा? 11। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसके पास नेगेटिव चार्ज -10e और प्लस चार्ज +11e। अब जोड़िए, +1e आएगा ऐड करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया मतलब निकल गया उससे, तब ऐसा हुआ। तो यही इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए। तो उसी का मेथड है यहाँ पे क्या? रबिंग। ठीक है, तो रबिंग होने से क्या होता है कि जैसे दो बॉडी लिए, दोनों को रब कर रहे हैं, रब करोगे तो होगा क्या? रब करने से हीट पैदा होती है, और हीट एनर्जी से क्या होगा? हीट एनर्जी को गेन करके जो पार्टिकल्स हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेता है। ऐसे भी हीट एनर्जी मिलेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो अपने जगह से बाहर निकलना चाहता है। तो वही केस यहाँ पे अप्लाई होती है सोडियम में, कि सोडियम को जब किसी दूसरे के साथ रब करेंगे तो सोडियम में का जो रब करने से हीट पैदा होगा, उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से वो अपने स्टेट से फ्री हो जाएगा, जहाँ पर ग्राउंड स्टेट है उसका, उससे निकल जाएगा। ठीक है, उस एटम को छोड़ देगा, तो बाहर निकल गया। तो ये सिचुएशन होती है रबिंग का। ठीक है, तो आपने देखा। अब देखिए, इसी को दिखाता हूं कंडीशन। देखिए, सपोज कीजिए यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है जो ए है, इसको रब करने वाले हैं ब्लॉक बी से। ठीक है, ब्लॉक ए का ये देखो एटम है, का न्यूक्लियस है। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ये दूसरा बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, देखो। ठीक है, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन 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 है। ये भी दोनों बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, अभी दोनों बॉडी तो न्यूट्रल है। अब दोनों को रब करने लगे, रब किए। रब करने से क्या होगा कि हीट पैदा होगी। हीट पैदा होने से क्या करेगा? इसकी पार्टिकल, दोनों के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जैसी एनर्जी बढ़ता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के दूसरे बॉडी में ऐड होने लगता है। तो किसी को भी मान लीजिए, अभी सपोज कीजिए फाइनली आफ्टर रबिंग, ये है बिफोर रबिंग, और ये हो गया अवर आफ्टर। ठीक है, जैसी रब किए तो हुआ क्या यहां पर? सो देखो, ब्लॉक ए है, और ए ब्लॉक बी है। जैसी रब किए तो इसमें से, यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के इस बॉडी में ऐड हो गया। इस बॉडी में आ गया। ओके, तो अब देखिए, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, ये दो को बच गया, यानी ये हो गया +2e, हो गया +2e। और यहां पर क्या हो जाएगा? सो देखिए, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस न्यूट्रल, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसमें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये -2e।
तो देखा जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, रिमूव किया, वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कब होता है? जब इसमें कंपेयर करोगे। पहले देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अभी क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम गया, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी इसमें ऐड हो गया। ओके, तो इस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो +2e, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन रहता तो +3e -3e। उसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन होता, रिमूव यहां से यहां गेन होता। और ध्यान रखें कि जहां पे कोई लूज कर रहा है वहां कोई गेन करने वाला होगा। अकेले बॉडी को चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या तो वो चार्ज होने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी ऐसा हो सकता है। यानी देने वाला और लेने वाला दोनों चाहिए, तो वहाँ पे 2 बॉडी का होना नेसेसरी है। यानी एक जगह पे चार्ज कर रहे हैं तो एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा नहीं सिंगल किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज से कर दिए, अदर वहाँ नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो तो इस तरह से ऐसा हो गया। तो इसमें यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 तरीके का होता है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के जगह पे मान लो n इलेक्ट्रॉन को भेज देता तो ये क्या होता, n होता और e होता। ठीक है, प्लस माइनस NE, Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस कब, रिमूव करने पर, माइनस कब, गेन करने पर। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ रिमूव और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E क्या है, तो E का अमाउंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q क्या है, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कि रब करने से कैसे होता। तो सिंपल में रब करने से इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी ट्रांसफर करता है, एक बॉडी गेन करता है, जिसके कारण कंपैरिजन करने पे अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा बाई रबिंग की बात। आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क, यानी यदि ग्लास रड को किसके साथ रब करोगे, सिल्क के साथ रब करोगे। ठीक है, तो इस केस में यहां पर ये जो है देख रहे हैं, ये ग्लास रड पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो सिल्क है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होगा, ग्लास रड से, क्योंकि जिससे रिमूव होगा वो पॉजिटिव और जो गेन करेगा वो नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कौन किया, सिल्क, रिमूव कौन किया, ग्लास रड। कब, जब दोनों को आपस में रब करेंगे तब। अब देखिए, प्लास्टिक रड है, व्हेन प्लास्टिक रड इज रब्ड विथ सिल्क, इसके साथ रब करोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है, प्लास्टिक जो रड है ये हो जाता है नेगेटिव और ये जो सिल्क है ये हो जाता है पॉजिटिव। यानी अबर उल्टा हो जाता है, प्लास्टिक जो रड है वो क्या करता है, प्लास्टिक रड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सिल्क अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। उसी प्रकार से यदि ड्राई हेयर है, ठीक है, ड्राई हेयर है और इसको रब कर रहे हैं कॉम्ब से, यानी हम लोग प्लास्टिक की कंघी से रब करते हैं ड्राई हेयर। ठीक है, तो उस केस में जो ड्राई हेयर है ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है प्लास्टिक की कंघी जो है, कॉम्ब जो है, ये निगेटिव हो जाता है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज से चार्ज। इसीलिए रब करो, इसमें चार्ज करके ले जाओ किसी कागज के टुकड़ा के पास, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये चार्ज हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट यहां पे सवाल है। सवाल क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। पूछा जा रहा है क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। रिमूव हो रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम ए बॉडी, देन द बॉडी इज चार्ज बाई 1 कूलॉम चार्ज। यानी बॉडी कितना कूलॉम के चार्ज से चार्ज होना चाहिए? तो 1 कूलॉम के चार्ज से चार्ज होनी चाहिए, यानी Q बराबर +1 कूलॉम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? यहां पे रिमूव किया जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होनी चाहिए? तो N = व्हाट, यानी कितना इलेक्ट्रॉन, यानी व्हाट, मुझे मालूम नहीं कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ओके, अच्छा, अब देखिए तो N = यहां पे व्हाट हो गया। तो अब देखिए कोई भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज की फॉर्मूला क्या होती है? +- Ne होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। Q = +- ठीक है, देखो तो यहां से होगा Q = +Ne। क्यों होगी Ne? Ne माइनस क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट अभी मैंने दिया था चार्ज होने का, तो उसी का यहां पर फॉर्मूला मैं लगा दूंगा। चलो लगा दिए। Q = +Ne। मुझे निकालना क्या है? N। तो N की वैल्यू क्या आएगा? Q/E। Q का वैल्यू कितना लोगे? 1 कूलॉम। E का अमाउंट कितना लोगे? तो E का अमाउंट बताए हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, तो यहां पर देखिए अब सॉल्व करते हैं। कूलॉम कूलॉम तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो N = 1 × 10⁻+19, माइनस से प्लस में हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और ये कितना होगा? 1.6 होगा। पॉइंट को भगाइए, 0 बैठेगा। एक 0 और यहाँ ले लाइए, यहाँ से एक 0 कम कीजिए और इसके पास लाइए, तो 100/16। तो ये होगा क्या चीज़? 10⁻18। 10⁻18 हो गया। ओके, अब देखिए तो कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16, 25 चौके 100, ये होगा 25। 25/4 × 10⁻18 डिवाइड कीजिए। इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 2 से 2 दूना 4, 25 को तो 12.5, फिर 2 से 12.5 को 2 से तो 6.25, यानी 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी बॉडी से निकलेगा तब उस बॉडी की चार्ज 1 कूलॉम होगी। यानी 1 कूलॉम चार्ज बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, या तो किसी बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो या तो किसी बॉडी में इतना इलेक्ट्रॉन डाल दो। डाल दोगे तो उतना 1 कूलॉम नेगेटिव हो जाएगा और यदि निकाल लोगे तो 1 कूलॉम पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये हो गया। आगे देखिए, यहां पे सपोज कीजिए एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि ये बॉडी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस बॉडी में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है। तो बोला इसका चार्ज, फाइंड चार्ज, चार्ज फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q = ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो क्या लिखोगे? -Na। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? 10⁻12। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। दैट्स ऑल। हो जाएगा ऐसा, -1.6 × 10⁻12 यानी -7 कूलॉम आएगा। ओके, ये दे दिया गया। अब देखो यहां पे ऐड हुआ तब, अब यहां पर एक और सवाल दे दिया गया कि एक बॉडी है, इस बॉडी से 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स देखो बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है।
ठीक है। अब यदि रिमूव हो रहा है तो इस केस में क्या होगी, सो देखिए n की वैल्यू तो मुझे मालूम है 10⁶, लेकिन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। रिमूव हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा। किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो Q इज इक्वल टू प्लस NE होगा, प्लस n का वैल्यू 10⁶, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻, यहां से कीजिए तो 13 कूलम होगा ऐसा। ठीक है, ए हो जाएगा पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट अब आता है कि इंपैक्ट ऑन बॉडी आफ्टर चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बतला लूँ कि हमारे पास अभी मैंने बताया कि चार्ज दो तरीके की होती है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जब ऐड होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है प्रोटॉन से, तो नेगेटिव, और रिमूव हो जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर करने पे कम हो जाता है। किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो यहां पर आता है कि देखिए यदि पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी लाइक है, एक जैसा है, तो दुश्मनी होगा। दुश्मनी होगा मतलब रिपल्सन होगा। माइनस माइनस है, दोनों एक जैसा है, ठीक है, तो दुश्मनी होगा, यानी दुश्मनी हुआ, यानी क्या होगा, यहां पे रिपल्सन होगा। ओके, ये रिपल्सन, यानी लाइक चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, यानी दुश्मनी होगा। ओके, यही यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी अनलाइक है, लाइक है तो रिपल्सन, अनलाइक है तो ये दोनों में, ठीक है, लव होगा, प्यार होगा, यानी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, तो ये हो गया अट्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे बढ़ता हूं। इसमें आता है अब कि देखिए फर्स्ट कंडीशन यहां पे क्या है, यहां पर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम ए बॉडी, यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन है जो रिमूव हो रहा है किसी बॉडी से, तब इस पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ओके, इंपैक्ट देखनी है। सपोज कर लीजिए कि ए बॉडी, इसका मास अभी क्या है, m है। ठीक है, इसकी अभी रेडियस की बात कीजिए, रेडियस r है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, अब इसकी मास क्या हो जाएगी, m डैश, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो r डैश। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव हो गया तो पहला इफेक्ट ये किससे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से, यानी कोई भी बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो फर्स्ट रिजल्ट मिलती है कि वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा। फिर दूसरा आता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, जो गया, जो निकल गया, वो अपना चार्ज लेकर साथ में अपना मास लेकर चला गया। तो मास लेकर चला गया, इसका मतलब है कि मास तो कम जाएगा, इसका मतलब है मास क्या होगी, यहां पर मास डिक्रीज हो जाएगी, यानी पहले का मास ज्यादा था, अभी का मास कम गया है। ठीक है, अब आती है साइज की बात। ओके, तो साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बॉडी में जितने भी एटम हैं सब के सब पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया है। तो सबके सब जब पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया तो यहां पर बात ये समझ जाइए कि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा, चलो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने बताया कि यदि लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो फैलाव होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस मटेरियल में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एटम हैं, सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो साइज बढ़ा दिया, यानी पहले वाला रेडियस कम रहेगा, अभी वाला रेडियस ज़्यादा हो जाएगा।
हो गया ऐसा। देखो अब आता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू ए बॉडी, अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। देखिए तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक बॉडी लीजिए, इसका रेडियस r लीजिए, इसका मास m लीजिए। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसका सबसे पहला रिजल्ट नेगेटिव चार्ज, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मास बढ़ाएगा, क्योंकि अपना मास लेकर आया है बॉडी के पास, ठीक है, तो इसका जो मास होगी वो इंक्रीज करेगा। यानी पहले वाला मास कम था और अभी वाला मास क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी वाला मास यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब देखो जितने भी एटम हैं सब नेगेटिव चार्ज से चार्ज, माने लाइक चार्ज से चार्ज। तो लाइक चार्ज से चार्ज होगी तो डिफिनेट है कि सब धक्का देगा एक दूसरे, दूर भागो दूर भागो दूर भागो, तो क्या होगा, रिपल्सन हुआ है, साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे साइज की बात कीजिए, तो इस केस में साइज जो है वो बढ़ेगी, यानी पहले वाला रेडियस छोटा, अभी वाला रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो मैटर देखा कि चार्ज कर रहे हैं तो साइज हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, यदि हम लोग बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो साइज हमेशा बढ़ रहा है, या तो नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो या तो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो। बट मास की बात की जाए तो मास या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। जिस समय पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करेंगे उस समय मास डिक्रीज करेगा, और जिस समय नेगेटिव चार्ज से चार्ज करेंगे उस समय मास इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि मास दोनों तरह के हुआ, डिक्रीज भी और इंक्रीज भी आफ्टर चार्जिंग। साइज मस्ट इंक्रीज, मास मे बी इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर चार्जिंग। चलिए हो गया ये, तो चार्जिंग का ये इंपैक्ट हो गया। आगे बढ़ूं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आता है यहां पे कंडक्टर और इंसुलेटर। इसके बारे में जरा हिंट दे दूं क्या होता है ये। देखिए, कंडक्टर का मतलब होता है जिसके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, यानी जिससे करंट फ्लो कर सके, वो कंडक्टर है। यानी जो मेटल हैं वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और जो इंसुलेटर है यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको सर्किट में ऐड करेंगे तो इससे करंट पास नहीं होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे कंडक्टर है। यानी दो तरीके की मैटर आया, कंडक्टर आया और इंसुलेटर आया। तो यहां पर बात किया जा रहा है कि व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस, यानी आपके पास एक कंडक्टर है, उसको आपने चार्ज किया है ना, चार्ज दिया, उस केस में क्या हुआ, सरफेस पे चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। चार्ज कहां चला जाएगा, तो चार्ज जो है वो सरफेस पे चला जाएगा। ओके, देखिए सपोज कर लीजिए यहां पर ये बॉडी है, आपने इस कंडक्टर बॉडी को यहां पे चार्ज दिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम चार्ज कहां पे स्प्रेड हो गया, तो सरफेस पे स्प्रेड हो गया। चार्ज कहां चला गया, तो सरफेस पे चला गया। देखिए कब, जब कंडक्टर रहेगा तब। अब देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए क्या होता है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू इंसुलेटर, ठीक है, इट रिमेन्स एट इट्स पोजीशन, यानी जिस पोजीशन पे चार्ज करोगे उसी पोजीशन पे रह जाएगा। ठीक है, जिस पोजीशन पे चार्ज करोगे उसी पोजीशन पे रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए इंसुलेटर है, या आपने यहां पे चार्ज किया, आफ्टर सम टाइम देखोगे, आफ्टर सम टाइम बात करोगे
तो चार्ज इसी मटेरियल में रह जाएगा। इसमें सरफेस पे कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी है, ठीक है, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, निगलेक्ट, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसलिए चार्ज जहां दोगे वहीं पे रह जाएगा। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड स्टोरी हुई। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब है यहां पे सेकेंड कंडीशन जिसका नाम है बाइक कंडक्शन। बाइक कंडक्शन है। अब बाइक कंडक्शन से देखिए चार्ज कैसे होता है। अब है यहां पे हमारे पास दो बॉडी है, दोनों कंडक्टर बॉडी है। एक कंडक्टर बॉडी न्यूट्रल है और दूसरा कंडक्टर बॉडी चार्ज किया हुआ है। ओके, अब देखिए कंडक्टर फर्स्ट है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये मान लो न्यूट्रल है, ये कंडक्टर बॉडी है जो न्यूट्रल है। ओके, ये देखो, इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी ये न्यूट्रल बॉडी है। अब देखो यहां पे एक दूसरा कंडक्टर बॉडी इसी के कांटेक्ट में लाता हूं, इसी के कांटेक्ट में लाया सेकेंड बॉडी, सेकेंड कंडक्टर, लेकिन ये चार्ज किया हुआ है। चार्ज किया हुआ है, यानी यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जैसे ही कांटेक्ट में आया, टच में आया, दोनों कंडक्टर, एक न्यूट्रल और एक चार्ज्ड, तो इसका इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने लगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने लगा। ओके, तो इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास चला जाएगा। अब चला गया, तब देखिए कंडक्टर फर्स्ट पहले तो न्यूट्रल था क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन था, तो क्या हुआ, प्लस देखिए यहां से दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया। अब तो ये क्या हो गया, इसमें क्या आबर आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी ये बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया। पहले तो चार्ज नहीं था, पहले तो ये न्यूट्रल था। ठीक है, और इसको देखो यहां पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन आया, दो को न्यूट्रलाइज किया, तो अभी भी इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अभी भी ये पॉजिटिव है, पहले भी पॉजिटिव था अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये पहले क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। कब, जब एक जो है से न्यूट्रल बॉडी, ये जो न्यूट्रल बॉडी था इसको दूसरा कंडक्टर बॉडी, चार्ज कंडक्टर बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया। ठीक है, तो यहां पे दोनों कंडक्टर बॉडी है बट एक न्यूट्रल है एक चार्ज है ना, न्यूट्रल को कांटेक्ट में लाए चार्ज के, तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो गया। अब यहां पे एक बात है कि चार्ज ऑन एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, जितना बड़ा साइज होगा कंडक्टर का उतना चार्ज होगा। ठीक है, उतना चार्ज से चार्ज करोगे, ज्यादा चार्ज से, उसका साइज पे डिपेंड करेगा। ओके, इक्वल साइज का रहेगा तो इक्वल होगा, इक्वल चार्ज होगी, चार्ज करोगे तो, है ना, अनइक्वल साइज रहेगा तो अनइक्वल चार्ज, बड़ा साइज तो ज्यादा चार्ज होगा, जो छोटा साइज वाला होगा उसके पास छोटा होगा। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, तब तक जो है से इसको कंप्लीट कीजिए, इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, है ना, नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू।